हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आप लोगों की परीक्षा निरंतर जारी है। जैसा कि हमारी राजनीति विज्ञान का पेपर कल 28 मार्च को होने जा रहा है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परीक्षा के संदर्भ में, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने पेपर को कर सको और अच्छे नंबर ला सको। आप सुबह अपनी सारी पेन, अपना एडमिट कार्ड सबको संभालो और शांति से घर से निकलो। शांति से परीक्षा हॉल में जाके अपनी निर्धारित जगह पर बैठ जाओ। किसी से रास्ते में ना बातचीत करनी है, ना वहाँ जाके बातचीत करनी है। जितना आप शांत रखोगे उतना आपका दिमाग काम करेगा। जाके जो भी आपको विश्वास है माता पिता में या किसी भी ईश्वर में या किसी भी आपके देवी देवताओं में, तो आप मनन पेपर आने से पहले आप मनन चिंतन कर सकते हो। थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने आप को शांत रख सकते हो। आसपास क्या हो रहा उनकी तरफ ना देखना है, ना आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है। उसके बाद में आपके पास जैसे ही पेपर आता है, पेपर को एक बार देखिएगा, सारे प्रश्नों को एक बार देख लो सरसरी नज़र से। और जो भी प्रश्न आपको आता है उसे शुरुआत आप कर सकते हो। अच्छी शुरुआत करें ताकि आप अच्छा लेवल पार कर सको। अच्छे शुरुआत से फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर चेक करेगा तो उस पर भी पॉजिटिव असर रहता है, और आप जब पेपर करोगे तो आपके ऊपर भी पॉजिटिव असर माइंड पे रहेगा। आपको जो जो प्रश्न आते हैं उनको आप करते जाइएगा बिना घबराहट के। जो प्रश्न नहीं आता है उनके बारे में कुछ नहीं सोचना तब तक जब तक उसका नंबर नहीं आ जाता। और उसका नंबर कब लेना है? बाद में लेना। फिर उन प्रश्नों के बाद में मान लो कोई प्रश्न आपको नहीं आता है और जो प्रश्न में थोड़ी सी दुविधा लग रही है, तो आपने जो उसके संदर्भ में पढ़ा है उससे संबंधित आप लिख दो, वो आपका आंसर सही होगा। लास्ट में कोई ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है और आपको लगता है कि ये कहाँ से कैसे आ गया, तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वहाँ पर कहीं से कुछ नहीं आया, आपकी किताब से आया है। वहाँ प्रश्न की लैंग्वेज हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा हो या ऐसा लगने के लिए दिया हो, तो आप सोचो कि कौन सी बुक में से आया, स्वतंत्र भारत की राजनीति में से आया है कि समकालीन विश्व की राजनीति में से आया। पहले जब ये पता चल जाएगा और फिर अगर इसके बाद में पता चल जाएगा कि इस बुक से आया है और इस बुक में उस पार्ट से आया, तो उस पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा क्या था, उसके आधार से थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे तो आपको उसका उत्तर याद आ जाएगा। भले सेम टू सेम ना आपको लग रहा हो, लेकिन आपको उत्तर वही लिखना है जिस अध्याय में से वो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड। इसका फायदा ये कि हो सकता है कि आपका आंसर आपको आता हो, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज की वजह से आप सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपने आंसर सही दिया हो। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आपने मान लो सही भी आंसर नहीं दिया, लेकिन आपने उस अध्याय से और उस पॉइंट से संबंधित लिखा है, तो आपको नंबर मिलने के चांस उसमें बने रहते हैं। प्रश्न हमें कोई सा ही नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और शांतिपूर्ण पेपर को करना है। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने कहा था परीक्षा से पहले हम संपूर्ण कंप्लीट अध्याय करा लेंगे और कंप्लीट बुक करा देंगे। ये लास्ट टॉपिक रहा है। अगर आपको टाइम मिले तो आज इसको थोड़ा सा देख लेना और आराम से पेपर को देना। बाकी वीडियो तो इसलिए बनाए गए हैं कि जो भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं उन बच्चों तक ये चीज़ पहुंच जाती है और वो 1 घंटे आधे घंटे में उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और बाकी आने वाले जो भी क्लासों में मैं पढ़ाता हूँ उन बच्चों के लिए भी ये लाभदायक रहेंगे। बाकी सभी बच्चों के लिए रहेंगे लाभदायक, तो लेकिन विशेषकर इनके बनाने के पीछे उद्देश्य ये है। बाकी नवीनतम कोई जानकारी और होगी तो उसको भी अपडेट करेंगे। फिलहाल ये लास्ट अध्याय है और ये हमारी दोनों बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए अध्याय 8 की ओर, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारतीय राजनीति में नए बदलाव के अंदर देखेंगे आज हम एक ही वीडियो में पूरा पार्ट को कवर करेंगे, कोई 2 वीडियो नहीं बनाएंगे। 1990 का दशक, राजनीति लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन, बाबरी विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है, इनके बारे में देखें। नीतिगत मामलों पर देखेंगे कैसे सर्वसहमति बन गई, इसका राजनीतिक विकल्पों के चयन से लिहाज से क्या असर हुआ है। 1980 के दशक के आखिरी सालों में देश में से 5 बड़े बदलाव आए जिनसे हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। जिसमें से पहला बदलाव देखेंगे हम। पहला बदलाव है 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार।
1984 में जिस पार्टी ने 415 सीटें जीती थी, इस चुनाव में 197 सीटें ही जीत सकी। ध्यान देना, 1984 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 415, जबकि 1989 में कितनी सीटें जीत पाए? 197। 1991 में मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार सत्ता में आई। तो मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1991 में। लेकिन 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय कांग्रेस ज्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसे प्रमुखता इससे पहले हासिल थी वैसी अब नहीं रही थी। ठीक है, तो पहला बदलाव ये था। दूसरा बदलाव देखेंगे हम हमारे राजनीति के अंदर, मंडल मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही बदलाव 1990 के राष्ट्रीय मोर्चे की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। हम थोड़ा फास्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास के समान नोट्स के रूप में कवर संपूर्ण अध्याय को किया है, लेकिन हम फास्ट करेंगे ताकि कम से कम टाइम में हम अधिक से अधिक चीजों को कवर कर सकें। तीसरा बदलाव है, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीति अपने हुए बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी, इस नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है। इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई। 1991 तक बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आजादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। चौथा बदलाव देखेंगे हम बच्चों, दिसंबर 1992 में अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे का विध्वंस किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी, और इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। और इन बदलाव का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से। ध्यान रखना, कौन से पार्टी का उदय? भाजपा, जो आज वर्चस्व में है। पांचवा बदलाव, पांचवा है राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौर पर गए थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और फिर किसको प्रधानमंत्री बनाया? नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया। अब देखते हैं हम थोड़ा सा गठबंधन का युग। क्या देखते हैं हम? गठबंधन का युग। तो गठबंधन के युग के अंतर्गत क्या देखेंगे हम कि गठबंधन के अंतर्गत देखेंगे कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण उसे विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे और ये जो 1989 के बाद से देखते हैं हम, तो चुनाव में कभी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और इन बदलावों के साथ गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है गठबंधन की राजनीति। यहाँ देख लेते हैं और स्पष्ट तरीके से गठबंधन की राजनीति 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टी और आंदोलन के उभार का साक्ष्य। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार कब बनी? 1996 में। ध्यान रखना है इस चीज को। सरकार इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। 1996 की संयुक्त मोर्चे की सरकार और 1989 की राष्ट्रीय मोर्चे के समान ही थी। अब इसको समझना है, संयुक्त मोर्चे की सरकार का समर्थन कांग्रेस वाम मोर्चा का समर्थन था, जबकि राष्ट्रीय मोर्चे की जो सरकार थी उसको वाम भाजपा का मोर्चा का समर्थन था। इनका उद्देश्य क्या था? संयुक्त मोर्चा का तो था भाजपा को सत्ता से बाहर रखना, और जो राष्ट्रीय मोर्चे का था उसका है कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना। तो ये चीज स्पष्ट हो चुकी होगी, इसको इस तरीके से समझना है। फिर आगे चलते हैं हम 1991 में और 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की भाजपा ने। 1989 के चुनाव में भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। ध्यान रखना, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1989 से। इसके बाद केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकार थी या दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अलमत की सरकार थी। ये बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, ध्यान रखना 1989 की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार है, और 1997 की संयुक्त मोर्चे की सरकार है, जबकि 1998 और 1999 की राज्य का मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये भाजपा के गठबंधन जो दल है उसका एक संगठित नाम है। उसी प्रकार से 2004
और नो कि संप्रक सरकार, संप्रक किसकी है? कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दल है उनका गठबंधन है, उस दल का नाम है संप्रक यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो ये ध्यान रखना, राजग भाजपा का समर्थन दल है और ये कांग्रेस का समर्थन दल है। संप्रंग 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 यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। हालांकि ये प्रवृत्ति 2014 में बदल गई। 2014 में क्यों बदल गई? नरेंद्र मोदी जी आ गए, भाजपा ही चल रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय देखेंगे। SC/ST से अलग एक कोटा है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय की गणना की जाती है, जिसे OBC भी बोला जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसे अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। मंडल का लागू होना। 1980 के दशक अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच लोकप्रिय से राजनीतिक समूह को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कौन सी सरकार ने मंडल आयोग को लागू करने, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग से लागू करने का फैसला किया। इंपॉर्टेंट है क्या ये चीज़? तो देखिए, नौकरी में आरक्षण के सवाल प्रति के वाद विवाद हुए। इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक जातियां आगे आई जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर करने की मांग की। अब देखिए, मंडल आयोग की सिफारिश देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी नहीं जाती है जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीचे समझा जाता है। आयोग ने सर्वेक्षण में पाया कि पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27%, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत? 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की थी मंडल आयोग ने। तो मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान समझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक था। तो ये भी ध्यान रखना कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के अलावा और क्या किया? भूमि सुधार का भी काम किया। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1978 का वामसेप का गठन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। वामसेप का गठन कब हुआ? 1978 में। इसका पूरा नाम क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, मतलब पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। ये हिंदी में भी हो गया, अंग्रेजी में, जैसा भी आप याद रख सको, याद रखना है, करना है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारी किताब का, वो है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र। आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गई। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थन में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी फिलहाल चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की भी भारतीय जनता पार्टी है। तो ध्यान रखना, ये कब बनी? 1980। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 1980 से 84 के चुनाव भाजपा को खास सफलता नहीं मिली। 1980 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा पार्ट है, बहुत बढ़िया पार्ट है और अच्छे प्रश्न बनेंगे और अच्छे से आप कर पाओगे। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व हिंदूपन, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, किसने गढ़ा? वीर सावरकर ने गढ़ा था बच्चों, ध्यान रखना। हिंदुत्व हिंदूपन शब्द किसने गढ़ा? वीर सावरकर ने गढ़ा। इसे भारतीय राष्ट्र की बुनियाद बताया। भारत का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृभूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है, ऐसा हिंदूपन है और हिंदुत्व के अंतर्गत वीर सावरकर ने ये बातें बताई थी। 1986 में दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिए आज से प्रदान हो गई। एक थी शाहबानो मामला और एक थी अयोध्या मामला, और इन्हीं की देन थी बच्चों, समझो, भाजपा का उदय होना, भाजपा का आना, वरना भाजपा का आता पता भी नहीं होता शायद। लेकिन इन मामलों की वजह से हमारी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और इतना बदलाव कि आज भी वो कायम है। पहला देख लेते हैं, शाहबानो मामला क्या था। 1985 में 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी शाहबानो, उसका मामला था। मामला ये था कि भूतपूर्व पति से गुजारे भत्ते के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसके पक्ष में आया था, लेकिन सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। क्यों पलट दिया? पुरातन पंथी मुसलमानों ने इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में स्टेप माना
और मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास कर दिया। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त कर दिया गया और इसी से कांग्रेस का क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। दूसरा देखते हैं बाबरी मस्जिद, बहुत इम्पोर्टेंट है। 16वीं सदी में मीर बाकी ने इसका निर्माण करवाया था। मीर बाकी कौन था? मुगल शासक बाबर का सिपह सलार था। कुछ हिंदुओं का मानना था कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। मामला अदालत 1940 में ताला लगा दिया गया। फिर अयोध्या विवाद 1986, फैजाबाद जिला न्यायालय का फैसला आया, बाबरी मस्जिद अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहाँ पूजा कर सके। कौन से न्यायालय का? फैजाबाद जिला न्यायालय का फैसला आया। ताला खुलते ही दोनों पक्षों में लामबंदी होना शुरू हुई। भाजपा ने इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाया और बहुत ही भाजपा के लिए एक अच्छा वरदान साबित हुआ। गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली गई। ये भी ध्यान रखना बच्चों, रथ यात्रा गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। फिर है विध्वंस और उसके बाद जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने दिसंबर 1992 में एक कार सेवा का आयोजन किया। राम भक्तों से आह्वान है कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। इस पर ऐसे यानी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश देती है कि विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग जुटे और इन लोगों ने क्या किया? मस्जिद को गिरा दिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसको कब ढहा दिया? 6 दिसंबर 1992 को। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो भारतीय राजनीति के बदलाव में खास है। इनका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से भी, सभी परीक्षाओं के हिसाब से, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो। अब देखते हैं गुजरात के दंगे। गोधरा स्टेशन पर अयोध्या, अभी साबरमती फिल्म देखी होगी, वो इसी पर आधारित बनाई गई है। तो देखिए गोधरा स्टेशन पर अयोध्या की ओर से आ रही ट्रेन की बागी कार सेवकों से भरी हुई थी जिसमें आग लग गई और 57 लोग इस आग में मारे गए। ज़्यादा भी मारे जा सकते तो आंकड़े हैं जिसके तहत बताया गया। संदेश बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी ऐसा संदेह हुआ। परिणाम क्या हुआ? गुजरात के कई भागों मुसलमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हिंसा का तांडव 1 महीने तक जारी रहा। लगभग 1100 व्यक्ति इस हिंसा में मारे गए जिनमें अधिकतर मुसलमान थे। बहुत बुरा काम हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह हिंसा को रोकने, भुक्तभोगियों को राहत देने, हिंसा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई करने में गुजरात सरकार असफल रही। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव को रोकने का फैसला किया। सबक क्या मिला? सबक, राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है। इससे हमारे लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए राजनीतिक उद्देश्य के लिए धार्मिक भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक नई सहमति का उदय होता है। कांग्रेस और भाजपा के दोनों को मिले वोटों को जोड़ दे तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि कुल मतों के 50% से ज़्यादा हो। सीटें भी लोकसभा की कुल सीटों के 50 से भी अधिक नहीं है। 90 के दशक का मुकाबला भाजपा नीतिगत और कांग्रेस नीतिगत गठबंधन के बीच चला। 2004 के लोकसभा चुनाव में राज्य की आर यानी भाजपा का समर्थक गुट था। संप्रक सरकार यानी कांग्रेस की वापिस से पुनरुत्थान की ओर 1991 बाद इस दफा पार्टी की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दोनों को प्राप्त कुल वोटों का अंतर कम हुआ। वाम मोर्चा का समर्थन प्राप्त था। 1990 के दशक के बाद हमारे सामने 4 तरह की पार्टियों के उभार आए। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल जिसे हम संप्रक कहते हैं, और भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल जिसे राज्य कहते हैं, वाम मोर्चा का दल। इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं। राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक रहा हमारी बढ़ती सहमति। बढ़ती सहमति में देखेंगे अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच सहमति, नई आर्थिक नीति पर सहमति, पिछड़ी जातियों की राजनीति को सामाजिक दावों की स्वीकृति, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारा सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। तो इस तरीके से बच्चों देखो हमने 19-20 मिनट में हमारा पूरा अध्याय, काफ़ी बड़ा अध्याय है, ऐसी बात नहीं है, छोटा अध्याय है, काफ़ी बड़ा अध्याय है, लेकिन हमने उन अध्यायों को कम ही समय में मैं पूरा तरीके से कवर कर लिया है। और मैं पूरी आशा उम्मीद करता हूँ कि एक बार नहीं 2 बार अगर इसको सुनोगे तो आपके बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आएगा। और छोटी मोटी जो मैं प्लस बॉक्स लेके नहीं आया, लेकिन प्लस बॉक्स की बातें लास्ट में ऐसे बोल देता हूँ, ज़्यादा खास नहीं है इसमें, ज़्यादा प्लस बॉक्स है, लेकिन कुछ है तो वो आप कर पाओगे।
और बिल्कुल सिंपल है, कोई नहीं है। एक तो राष्ट्रीय मोर्चे का ध्यान रखना 1989 में, संयुक्त मोर्चा है 1996-97, राजग है 1998-99, संप्रग है 2004-2009। और साथ में थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है, SC ST OBC जनरल, सब जानते हो, जनरल जनरल होता है, SC यानी सेकेंडल कास्ट होती है, SD यानी सेकेंडल ट्राइब होता है, OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज। ये किताब में दिया हुआ है, ध्यान रखना। OBC का पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, तो अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। बीपी मंडल के बारे में दे रखा है। बीपी मंडल के बारे में आपको इतना सा ध्यान रखना, जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका अध्यक्ष बनाया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को, इसलिए इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बाद में कांशीराम जी आते। कांशीराम जी को सब जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक होते हैं, जो 1984 में बसपा की स्थापना की थी। बसपा का पूरा नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। ये प्लस बॉक्स की बातें बता रहा हूँ, सुनना है ध्यान से आपको, बाकी तो आपकी किताब में दी हुई और कहीं पर प्लस बॉक्स ज़्यादा नहीं दे रखा है। 17वीं लोकसभा जो 2019 में हुई थी, उससे संबंधित थोड़ी सी बातें याद रह जाए तो मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे करा देता हूँ। 17वीं लोकसभा कौन सी? 17वीं लोकसभा ये दे रखा हमारी किताब में, इसलिए बता रहा, नहीं तो ये जरूरी नहीं है इतना। तो 17वीं लोकसभा में ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 303। ठीक है ना, देखो काफ़ी मिल गई ना, पहले कुछ नहीं थी, अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस को मिली थी 52, ये ध्यान में रखना थोड़ी सी। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 10 मिली थी। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ें थी हमारे इस अध्याय के अंदर जो हमने देखी है, और ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव और आगामी राजनीति नहीं बदलाव के दायरे में आकर लेगी। भारत की राजनीति की इस अध्याय की शुरुआत से हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह से एक प्रभावशाली पार्टी बन के उभरी और किस प्रकार से बीजेपी का उत्थान होता है और किस प्रकार से वो एक नई राजनीति के तहत अपने पाँव जमा पाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। परीक्षा अच्छे से देना, पेपर को अच्छे से करना, कोशिश करेंगे पेपर आते ही आपका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा यहीं पर। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।